नमस्कार सभी बेलियानो राम राम खम्मा गणी। मैं मनीराम चौधरी अल्फा एकेडमी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। अब जो शुरुआत में मैंने जो अभिवादन किया वो अपनी कला संस्कृति के हिसाब से किया। मतलब आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। पहले मैं आपको अभिवेदन के बारे में विस्तार से भी बता दूं। एक शब्द मैंने बोला बेलिया और एक बोला खम्मा गणी। दोनों का पता होना चाहिए। बेली राजस्थानी में जो मित्र होता है, हिंदी में हम बोलते हैं मित्र, और राजस्थानी में उसे क्या कहते हैं? बेली। खम्मा गणी दो शब्दों से बना है। खम्मा संस्कृत शब्द के समा और गणी का अर्थ है अधिक, बहुत अधिक, और दोनों का संयुक्त रूप से अर्थ होता है कि बोलने से पहले व्यक्ति द्वारा क्षमा मांगना कि जब मैं बोल रहा हूं उसमें कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। तो देखो कितनी शालीनता है अपने राजस्थान की कला संस्कृति में कि व्यक्ति बोलने से पहले ऐसे शब्दों को यूज करता है। और यह खम्मा गणी शब्द की शुरुआत मुख्य रूप से शासकों के समक्ष जो वाकदाता प्रस्तुत होता, जो बोलता था, ग्रामीण नागरिक वगैरह अपनी बात रखने से पहले खम्मा गणी कहता। क्यों? कि अगर मान लो जाने अनजाने उनसे कोई ऐसा शब्द निकल जाए जिनसे शासक अप्रसन्न हो जाए और उसे दंड दे दे, इसीलिए वो पहले से क्या कहते? खम्मा गणी। राजस्थानी कला संस्कृति, अपने राजस्थान की जो कल्चर है वो सबसे निराली है। अपनी संस्कृति की एक ऐसी अनूठी विशेषता है जो और कहीं भी देखने को नहीं मिलती। और ये क्वेश्चन जो अपने आरएस इंटरव्यू वगैरह होता वहां पर खूब पूछा जाता है कि बताओ साहब अपने राजस्थान कला संस्कृति की ऐसी अनूठी विशेषता क्या है जो और कहीं भी देखने को नजर नहीं आती, नहीं मिलती। अब लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। अब हो सकता सबसे पहले लोगों के मन में विचार आता वेशभूषा, जो विचार आता वो बता रहा हूं। हो सकता दूसरा विचार फिर वो खान पान रहन से, फिर अलग अलग, और सही जवाब भी आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आता नहीं। तो बताओ अपने राजस्थान कला संस्कृति की ऐसी अनूठी विशेषता क्या है जो और कहीं देखने को नहीं मिलती? और वो है आओ भगत। आओ भगत यानी आतिथ्य स्वागत, मेहमानवाजी, हॉस्पिटैलिटी। अंग्रेजी में कहते हैं हॉस्पिटैलिटी, हिंदी में कह दियो आतिथ्य स्वागत या मेहमानवाजी, और राजस्थानी में कह दिया आओ भगत। यह अपने संस्कृति की एक ऐसी विशेषता है, निराली है, जो और कहीं देखने को नहीं मिलती। और यह भी वर्तमान में अगर देखें तो गांवों तक सीमित रही है। शहरों में इसकी झलक देखने को कम ही मिलती है। एक बात और, अपनी संस्कृति के खान पान, रहन सहन, चाहे वो वेशभूषा हो, आभूषण हो, उसमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि गर्व करें। चाहे अपनी वाणी हो, बहुत मधुर वाणी है राजस्थानी,
और जहां तक बात है कला संस्कृति, बहुत विस्तारित है राजस्थान की। लेकिन जब आप कला संस्कृति पढ़ेंगे और उसे अगर राजस्थानी भाषा में पढ़ने का प्रयास करें तो बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाता है। चलो, आपका समय उपयोग करते हुए अब ज्यादा कुछ टाइम को भी खराब नहीं करना और अपने टॉपिक पर आते हैं। कला संस्कृति, अगर टॉपिक की बात करें तो कला संस्कृति किनकी? संस्कृति एक परिवेश की, परिवेश से जुड़ा हुआ अपना समाज परिवार। यानी आप एक उदाहरण के तौर पर, कई बार क्या होता है कि संस्कृति के कौन कौन से टॉपिक हैं, उन्हें कैसे याद रखें। तो संस्कृति किनकी है? अपने परिवेश की, समाज की, परिवार की, और परिवार से जोड़कर आप कला संस्कृति के सभी टॉपिक याद रख सकते हैं। एक परिवार की पहचान होती है उनके संस्कार से। परिवार की पहचान किनसे होती है? संस्कारों से। यानी राजस्थान संस्कृति में संस्कार, और संस्कार जुड़े हुए होते हैं रीति और रिवाज से। रीति रिवाज व प्रथाएं, संस्कार किनसे जुड़े हुए हैं? रीति रिवाज और प्रथाओं से। अब संस्कारों में यहां से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता, पूरी तरह आपको याद रखना है। संस्कार में वैसे सीधा पूछते हैं कि चूड़ाक्रम किनसे संबंधित है, या बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, या जन्म पर संपन्न होने वाला संस्कार। ये तो क्वेश्चन सीधे आए तो किनसे संस्कार से संस्कार है, कितने 16 अलग से विस्तार से पढ़ेंगे, अभी टॉपिक बता रहा हूं। लेकिन कर्म से भी पूछ सकते तो आपको कर्मानुसार भी याद रखने हैं। रीति रिवाज, प्रथाएं, रीति रिवाज यानी शब्दांश पूछे जाते हैं अपने जो रीति रिवाज हैं। जैसे एक शब्द कई बार कुछ शब्द साथ में समझाने का प्रयास करूंगा, और जो शब्द जिस विधि से समझाऊंगा वो टॉपिक भी उसी विधि से पूरा समझाया जाएगा। जैसे मान लियो रीति रिवाज में कोई शब्द ले लियो, सामेड़ा या मधुपर्क, बहुत बार पूछा जाता है। सामेड़ा या मधुपर्क, अपने पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ी में सामेड़ा ना बोल के हम मेड़ा बोलते, और हम मेड़ा एक वो शब्द अलग हो गया जो शादी संपन्न होने किसी के समय जो रवानगी करते हैं उन्हें हम मेड़ा, लेकिन वो शब्द नहीं है। सामेड़ा या मधुपर्क का अर्थ अलग है। अगर आप गाइड की भाषा में पढ़े तो थोड़ा लंबा लिखा होता है, आप सीधा उसे आपको समझ में आना चाहिए उसी भाषा में पढ़े कि जब बारात पहुंचती है वधू के घर, और वहां पर बारातियों का जो स्वागत होता है मेहमानों का, वो क्या कहलाया? सामेला व मधुपर्क। गाइड की भाषा में क्या कहते हैं? वर की बारात वधू के घर पहुंचने पर वधू के माता पिता द्वारा वर के माता पिता का सामने जाकर स्वागत। यानी आगे से पीछे तक आए तब तक व्यक्ति भूल जाता कि कहना क्या चाहता है। यानी वधू के माता पिता द्वारा जो बारातियों का स्वागत होता उसे सामेड़ा कहते हैं। सा यानी सामने जाकर, मेला यानी मिलना, सामने जाकर मिलना। मधुपर्क, मधु यानी मधुर पर्क, व्यवहार, सत्कार। तो यानी शब्दों को तोड़कर अर्थ निकालो। सा यानी सामने जाकर, मेला मेल मिलाप करना, मधुर, पर्क आदर व्यवहार सत्कार करना। जैसे प्रथाएं, जो अच्छी प्रथाएं वो शुभ प्रथाएं कहलाई चल रही है, जो गलत थी वो क्या कहलाई? कुप्रथाएं कहलाई, और कुप्रथाएं रोक दी गई। अब प्रथाओं में कोई भी शब्द ले लियो, जैसे बाल विवाह। अब इनसे सवाल क्या पूछा जाता है कि बाल विवाह की प्रथा कब रोकी गई, किन के प्रयासों से रोकी गई, कौन सा कानून बना,
या और गहराई से पूछे तो और ज्यादा विस्तारित आधुनिक परिवर्तन करके क्या संशोधन किया गया? तो पहले तो मैं आपको सीधा बता देता हूं, बाल विवाह प्रथा 1929 में रोकी गई। 1929 में रोकी गई। और रोकी थी किसने? हर विलास शारदा के प्रयासों से कानून बना। इसीलिए यह कानून क्या कहलाया? शारदा एक्ट। हर विलास शारदा के प्रयासों से कानून बना। ठीक है, ये तो आप गाइड में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको याद रखने का कोई आसान लॉजिक? मेरे कहने का उद्देश्य है, जितने भी संस्कृति के टॉपिक हैं उन्हें इस प्रकार लॉजिक निकाल के कुछ पढ़ो कि एक ही बार वो बात क्या हो जाए, स्थायी। जैसे देखो कैसे याद कराता हूं, ध्यान देना। विवाह चाहे बालक का हो या वयस्क का, खुशियां बराबर होती हैं। और विवाह में अक्सर बड़े बुजुर्ग वर वधू को क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। बस निकल गया लॉजिक। देखो कैसे कि बालक के विवाह पर हर व्यक्ति ने आशीर्वाद दिया। बालक के विवाह पर हर व्यक्ति ने आशीर्वाद दिया कि बेटा 19, हर व्यक्ति ने आशीर्वाद दिया कि बेटा 19 उन्नति करो। देखो मारवाड़ी लॉजिक है, दोनों जगह काम आ सकता है। विवाह में आपके आशीर्वाद के रूप में और अपने पर्सन के रूप में। बालक के विवाह पर यानी बाल विवाह, हर व्यक्ति ने दिया आशीर्वाद। हर यानी हर विलास शारदा, हर व्यक्ति ने आशीर्वाद में क्या कहा? बेटा 19 उन्नति करो। 19 उन्नति 1929। चलो आगे टॉपिक बताता हूं, ये सभी और उन्हें मैं बता देता हूं। जो हम टॉपिक पढ़ रहे, जिस विधि से मैं बता रहा हूं, सभी बातें उसी विधि से बताऊंगा। रीति रिवाज, प्रथाएं, संस्कार। अब देखो परिवार के रहन सहन यानी चाहे वो खान पान से जुड़े वो हो। खान पान में शब्दावली भी पूछ सकता है कि सुबह का जो भोजन होता है सिरावण, रात का जो भोजन होता है वो बेलावण, या अलग अलग खान पान से जुड़ी हुई सामग्री, बर्तन, दूसरी बातें भी, या शादी से जुड़े हुए खान पान। और वेशभूषा, आभूषण का भी एक सवाल क्या है? फिक्स है। आभूषण का क्या है? एक सवाल फिक्स है, चाहे कुछ भी हो एक सवाल पूछा जाता है। और अक्सर कौन सा पूछा जाता है कि जो शब्द कंफ्यूजन होते हैं उन्हें बार बार पूछते हैं। कंफ्यूजन में देखो, एक तो शब्द आता है टीका, और एक शब्द आता है टिकड़ा, एक शब्द आता है चोप, और एक शब्द आता है चौप, और भी मादड़िया, बारी, बाड़ी, ये अलग अलग यानी मिलते जुलते शब्द। लेकिन सबसे ज्यादा लोग इसमें कंफ्यूजन हो रहे हैं। टीका, टिकड़ा, टीका ललाट का, टिकड़ा सिर का। अब टीका कहां पहना जाता है? ऑप्शन में अ में मिलेगा ललाट, ब में सिर, और सद में और जो भी कान, नाक। अगर चारों ऑप्शन में जैसे टीका पहना जाता है सिर, हाथ, पैर, कान, तो हम जो भी टीका टिकड़ा यानी चाहे सिर हो या ललाट एक हो ऑप्शन में तो हम सीधा कर देते हैं। लेकिन टीका पहना जाता है ऑप्शन में, एक तो मिलेगा सिर, एक मिलेगा ललाट। फिर हम कंफ्यूजन होते हैं कि टिकड़ा भी पढ़ा था, टीका भी पढ़ा था, अब टिकड़ा कहाँ है और टीका कहाँ है? अरे देवता लोग तो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन देवियां भी गलत कर देती। तो मारवाड़ी अपनी राजस्थानी भाषा के अनुसार याद रखो, कई बार ऐसा एक दोहा चलता है कि ललाट देख देख लांबा काटे टीका। ललाट देख देख लांबा निकाले टीका। तो टीका कहां का हो गया? ललाट का। और टिकड़ा कहां का हो गया? सिर का। चौप और चौप सीधा मैं बता दूं, चौप नाक का है, चौप दांत का है।
लेकिन फिर भी ये बार बार पूछा गया और बार बार रटने से गलत हो जाता है, समझने से नहीं होता है। कि चोंप पहना जाता है तो दांत भी होगा ऑप्शन में, नाक भी होगा और दो और डाल देंगे, कान हाथ जो भी हो। तो देखो चोंप है दांत का और चोंप है नाक का। फिर इसके याद रखने में हमेशा समस्या आ जाती है और कई बार तो आभूषण रट रट के लोगों को गुस्सा भी आ जाता है कि याद होता ही नहीं। अरे भाई गुस्सा से याद रख लेना कि जब बचपन में गुस्सा आ जाता तो गुस्से में कह ही देते, दादी तेरे पोते ने राख लियो, अरे थाला पोता ने राख ले जे, चुपचाप राख लिए ने दांत तोड़ा देला। क्या सीधो याद रख ली कि चुप रह जाना ये तो दांत तोड़ा लेना। तो चुप कटर हो गयो दांत रो और चौप कटर हो गयो ना करो। देखो आगे बढ़ो। अब एक परिवार यानी पहले तो बच्चों को क्या देता है, एजुकेशन। अब जैसे ही बच्चे बड़े हुए और परिवार की चिंता की, क्या कराना है, विवाह से जुड़े हुए जो भी, यानी चाहे आभूषण के बाद, आभूषण में तो हो गई, चाहे वस्त्र हो, रिवाज हो, खान पान हो, गीत गाने हो, जो भी हो। और विवाह शुरू होते ही हमेशा शाम को क्या शुरू हो जाते हैं, गीत, यानी राजस्थान के लोकगीत, और यानी शादी में गीत, और गीत के साथ क्या चलता है, नृत्य, यानी राजस्थान के लोक नृत्य। टॉपिक के नाम बता रहा हूं, राजस्थान के लोक नृत्य। अब लोक नृत्य में चाहे 3 भागों में बांटा गया है, नृत्य को 3 भागों में बांटा गया है। क्षेत्रीय, जाति विशेष से पहचान है तो जातीय, और जिनका नृत्य करने से ही चलता है व्यवसाय तो वो कहलाया व्यावसायिक। जातीय, क्षेत्रीय, व्यावसायिक। नृत्य का भी एक प्रत्यक्ष क्वेश्चन पूछा जाता है और वो तीनों से पूछ सकते हैं, चाहे क्षेत्रीय का पूछो चाहे कोई दूसरा पूछो। जैसे मान लियो कोई भी उदाहरण में ले लियो, जैसे बम नृत्य, तो बम नृत्य कहाँ का है, भरतपुर का। कहाँ का है, भरतपुर का। लॉजिक से याद रखो तो बहुत आसान बात है। अरे भरतपुर में एक दुर्ग है लोहागढ़, और लोहागढ़ देश में प्रसिद्ध है अपनी अजेयता के लिए। वही लोहागढ़ नाम पड़ा कि जिसे अंग्रेज भी जीत ना पाए, उसके बाद इसका नाम क्या पड़ा, आयरन फोर्ट। तो लॉजिक से याद रखो ना, भरतपुर में कौन सा किला, लोहागढ़। और 1805 में लोहागढ़ पर आक्रमण किया किसने, लॉर्ड लेक ने। लॉजिक बना दियो। लॉजिक के साथ 3-4 सवालों के उत्तर और मिलेंगे। कैसे, देखो 1805 में लॉर्ड लेक ने बड़े बड़े बम दागे थे, कहां, लोहागढ़। 1805 में लॉर्ड लेक ने बड़े बड़े बम दागे लोहागढ़। क्या लोहागढ़ को जीत पाया, नहीं। क्या रहा लोहागढ़ अजय, और लॉर्ड लेक क्या करके चला गया, नौटंकी करके चला गया। नौटंकी लोक नाट्य कटाको है भरतपुर को। चलो आगे देखो टॉपिक में, लोक नृत्य, यानी ये टॉपिक जोड़ के याद रखने हैं अपने, कि परिवार की पहचान है संस्कार से, संस्कार जुड़े हुए रीति रिवाज प्रथाओं से, एक परिवार का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आभूषण। फिर यानी विवाह करना, विवाह में क्या शुरू हुए, गीत, गीत के साथ नृत्य। और एक बात अपने राजस्थानी में कहते हैं ना कि शादी में कुछ लोग गीत गाया करे, कुछ करे नृत्य, और कुछ खड़ा खड़ा करे नाटक, यानी राजस्थान के लोक नाटक, राजस्थान के लोक नाटक। अब जो अपने समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ होता है उसे हम कहते हैं जनजाति। क्या कहते हैं, जनजाति। मतलब राजस्थान की जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक
और बहुत आसान टॉपिक है। कौन सा? राजस्थान की जनजातियां। लेकिन लोगों को बहुत हार्ड लगता है कि इसकी शब्दावली थोड़ी क्या है, पेचीदा है। जनजातियां चाहे भील, मेणा, गरासिया, सहरिया, कतोड़ी, कंजर, जो भी अपने नायक नायगड़ा, धान का दान की, ये सभी विशेष में मेणा, भील, गरासिया, सहरिया, यानी 4-5 बड़ी जनजातियां। और इससे भी मैं कहता हूं क्योंकि इनको आप शब्दों से जोड़कर याद रखो, ना कि रटकर। उदाहरण के तौर पर देखो, ले बता देता हूं। जैसे बील, आप किसी भी गाइड में पढ़ो तो हम पहली लाइन पढ़ते हैं कि बील शब्द बना है बील से। और बील का अर्थ क्या है? बील का अर्थ है तीर व कमान। बील का अर्थ क्या है? तीर व कमान। मतलब तीर और कमान किन का अस्त्र हो गया? बीलों का। और तीर व कमान किन से बनते हैं? अरे तीर व कमान बनते हैं बांस से। बांस का बाड़ा कौन है? बांसवाड़ा। भीलों का निवास क्या हो गया? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के पड़ोस में कौन? डूंगरपुर, उदयपुर, प्रताप। तो भीलों का निवास कहां हुआ? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। यानी जोड़ जोड़ के शब्दों को पढ़ें। और बांस क्या है? सबसे लंबी घास है। बांस क्या है? सबसे लंबी घास। चलो देखो, राजस्थान की जनजातियां, राजस्थान की जनजातियां। अब बात करें हम और कला की, तो देखो परिवार वाले, हम परिवार, समाज, परिवेश, जो भी, हम अपनी शुभकामनाओं या काम की सफलता के लिए अपने देवी देवता को मनाते हैं, पूजा करते हैं, परिक्रमा देते हैं। मतलब राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियां। समाज में सद्भक्ति, अच्छे गुणों के प्रसार के लिए किनके प्रवचन सुने जाते हैं? संत, यानी राजस्थान के संत संप्रदाय। क्या हो गए? राजस्थान के संत संप्रदाय। अब लोग देवी देवता, संत संप्रदाय, फिर चलते चलते मान लियो यानी संप्रदाय, देवी देवता, इनके स्थानों पर क्या लगते हैं? मेले। राजस्थान के मेले और त्योहार। अब मेलों में चाहे अपने लोग देवी देवताओं के मेले हो, पशु मेले हो, पर्यटन मेले हो, त्योहार रिलीजन से जुड़े हुए, हिंदू धर्म के, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, मुस्लिम धर्म, इन सब के अलग अलग त्योहार। मेले और त्योहार भी सबसे आसान टॉपिक है, लोगों को सबसे हार्ड लगता है। अब विषय सोचते होंगे कि इतनी तिथियां कैसे याद करें? बहुत आसान है, उन्हें समझकर याद करो, रटकर याद मत करो, बस यही कहता हूं मैं। जैसे मान लियो आप त्योहारों में एक दो शब्द में बता देता हूं। जैसे चाहे एकादशी को ले लो, चाहे तीज ले लियो, चाहे अमावस ले लियो, चाहे पूर्णिमा, ये 4-5 ऐसे त्योहार है जो सेम नाम से कितने 3-3, 4-4 होते हैं। जैसे अमावस में एक तो आती है बड़ अमावस, एक आती है हरियाली अमावस, एक आती है आपके सतिया अमावस, एक आती है मौनी अमावस। अब देखो सीधा सा पहले मैं आपके उत्तर लिख देता हूं। बड़ अमावस आती है ज्येष्ठ महीने में, हरियाली अमावस आती है सावन महीने में, सत्या अमावस आती है भाद्रपद महीने में, और मौनी अमावस आती है माघ महीने। बड़ अमावस जेठ, हरियाली अमावस सावन, सत्या अमावस भाद्रपद, मौनी अमावस माघ। बस हो गए याद। चलो नहीं हुआ तो देखो कैसे याद करना। अरे बड़ा आसान है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ यानी बड़ा, और यही तो कह रहा बड़ा। अरे बड़ा कौन है? वे देवर है वे जेठ। बड़े होते हैं जेठ, और बड़े से याद रखना बड़। तो बड़ा अमावस कौन सी हुई? जेठ अमावस।
और चारों ओर हरियाली नजर आवे। अभी बारिश हो रही है ना, कौन सा महीना? श्रावण। तो चारों ओर हरियाली कद या करे, सावन में तो हरियाली है, सावन में ही आवेला भाइयों, चैत्र में कोनी आवेला, चैत्र में तो ग्रीष्म ही या करे। चारों ओर हरियाली सावन माह में होती है। भाद्रपद, देखो भाद्रपद महीना ने हम राजस्थानी में कहवा बड़ो महीनो, कहीं कहवा बड़ो, बड़ो महीनो कौन सो? भाद्रपद। और सब सतिया में बड़ी सती कौन है? महासती। तो बड़ो महीनो भाद्रपद और बड़ी सती महासती। महासती अमावस कब हो गई? बड़े महीने में। बड़ी सती कौन है? अरे सती होनो भी कहीं है बड़ी बात है, तो सती हुए बड़ी। और बड़ो महीनो भी कौन सा है? भाद्रपद, भाद्रपद की अमावस। और माघ, माघ में बहुत तेज सर्दी पड़ती है, तो व्यक्ति ओढ़ के क्या हो जाता है? मौन, यानी मौनी अमावस माघ। मेरे कहने का उद्देश्य ऐसे सरल शब्दों में उन्हें तोड़कर याद करें कि एक ही बार में वो चीज आपके मन में स्थायी हो जाए, मतलब आत्मविश्वास हो जाए आपको कि कला संस्कृति से शायद आसान कोई टॉपिक है ही नहीं। चलो देखो नेक्स्ट आगे बढ़ो। मेले व त्योहार, लोक देवी देवता, संत संप्रदाय। अब बात करते हैं इंसानी कला की। अरे व्यक्ति, यानी हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की कोई कला होती है, चाहे वो हाथ की कला हो, चाहे वो उसके यानी दिमाग से हो, चाहे बोलने की कला हो, चाहे हास्य, मतलब हर प्रकार की कला होती। अगर हाथ से कोई वो कलाकारी कर रहा तो क्या कहलाई? हस्तकलाएं। अगर कोई वो चित्र बना रहा तो कौन सी कला कहलाई? चित्रकला। अगर वह क्या बना रहा है? भवन, भवन बना रहा तो भवन की कला कहलाई स्थापत्य कला। क्या कहलाई? स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला में दुर्ग, मंदिर, महल, छतरियां, या अपने जितने भी हवेलियां वगैरह, ये सब हो गई। यानी कलाओं में हस्तकलाएं, चित्रकला, भवन, भवन निर्माण की कला, स्थापत्य, स्थापत्य कला में ये सभी हो गए। दुर्ग, मंदिर, महल, छतरियां, बावड़ियां, हवेलियां, या कोई मस्जिदें वगैरह। इनके अलावा देखो राजस्थानी शब्दावली या दोहे भी पूछ लेते हैं, तो साथ में आपको वो बातें भी याद करनी है। तो इस प्रकार ये अपने टोटली टॉपिक होते हैं 24-25 दिन के कला संस्कृति के।